नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको निजीकरण को समझाऊंगा तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है नई आर्थिक नीति या फिर आर्थिक सुधार, जो कि 1991 में किए गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये पता ही होना चाहिए कि आखिर निजीकरण क्या होता है। लेकिन निजीकरण को बहुत सारे विद्यार्थी ढंग से नहीं समझ पाते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण है कि वो उसके फंडामेंटल बेस को नहीं जानते हैं। तो अगर आज का वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको इसके फंडामेंटल बेस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल शब्दों में इसको समझाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगने पर इसे आप लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नई आर्थिक सुधार हुए 1991 में, क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक जो आर्थिक प्रणाली थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम थे वो पूरी तरीके से लगभग बहुत ज्यादा घाटा झेल रहे थे। विदेशी विनिमय दर, हमारे विदेशी मुद्रा की बहुत ज्यादा कमी थी, महंगाई दर बढ़ रही थी, यानी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रखी थी। अगर संक्षिप्त में मैं कहूं, यानी आर्थिक संकट आ रखा था। उस आर्थिक संकट से निकलने के लिए भारत सरकार की, यानी उस समय की जो भारत सरकार थी, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किए, जिन्हें हम कह सकते हैं 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधार, या फिर हम कह सकते हैं नई आर्थिक नीति 1991। उसके इसका अगर हम वर्गीकरण करें तो इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, तीन इसके जो पिलर्स हैं आप कह सकते हैं। पहला उदारीकरण, जो कि मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं। ये पूरी सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं वन वीडियो से, तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों जगह पे लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा निजीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। और निजीकरण का क्या अर्थ है, इसे समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शब्द आए हैं, उन्हें समझने के लिए आपको मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले एक बारी हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैं इसे पढ़ूं। निजीकरण का अर्थ, निजीकरण से अभिप्राय है निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा प्रबंध करना। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भाई निजी क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, प्रबंध क्या होता है और स्वामित्व क्या होता है, और आंशिक रूप से क्या मतलब है और पूर्ण रूप से क्या मतलब है। देखिए बहुत ही सिंपल सी, अगर मैं अपने शब्दों में आपको इस डेफिनेशन को समझाऊं, जब हम सरकारी कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी को निजी हाथों को बेच देते हैं पूरी तरीके से, या उसके कुछ शेयर्स, या तो पूरी तरीके से बेचेंगे तो पूर्ण रूप से हो गया, और अगर थोड़े बहुत शेयर बेचेंगे तो वो आंशिक रूप से कहलाएगा, या तो हम उसे मालिक बना देते हैं, वो स्वामित्व हासिल कर लेती है, या फिर वो उनका प्रबंध करती है। प्रबंध ये भी मैं आपको समझाऊंगा, या तो वो मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं या फिर प्रबंध करते हैं। तो इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं और उनके बीच में जो आर्थिक लेन देन होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत देश की, अगर हम भारत की बात करें, भारत के वासी, क्योंकि हमारी बुक का जो नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, यानी जब भारत ने सन 1947 में आजादी प्राप्त की और 2020 तक उसने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे उभारा, कैसे उसने आर्थिक संकट को उभारा और आर्थिक विकास किया, आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया, ये चीज हमें इस बुक में पढ़नी है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि अर्थव्यवस्था जो होती है, जिसमें एक क्षेत्र होता है हमारा परिवार क्षेत्र। ये जो परिवार क्षेत्र होता है, इसमें हमारे आ जाते हैं उपभोक्ता, जिसमें हर एक देश का नागरिक शामिल होता है। दूसरा क्षेत्र होता है हमारा उत्पादक क्षेत्र।
अब भाई उत्पादक क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात। उत्पादक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो परिवार क्षेत्र से कारक सेवा प्राप्त करके प्राप्त करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करता है, यानी उत्पादन करता है। एक तीसरा क्षेत्र आ जाता है हमारा, जिसे हम वित्तीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हमारा बैंक, गैर बैंक, विदेशी विनिमय बाजार या फिर शेयर मार्केट आ जाती है। यानी जो भी पैसे में लेन देन करती हैं संस्थाएं, उन्हें हम वित्तीय बाजार कहते हैं, यानी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। एक होता है हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं सरकार। ये जो सरकार है ना दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक संतुलन को प्राप्त करने में। आर्थिक संतुलन क्या होता है? ना तो देश में तेजी काल हो, ना ही देश में मंदी काल हो, देश में सामान्य काल चले, यानी सभी उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मिल जाए उचित रेट पे, और जो उत्पादक है उसे भी उचित रूप से क्या होता रहे? लाभ होता रहे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने ये बताया कि ये जो परिवार क्षेत्र है, सबसे पहले इस फ्लो को अगर हम समझे तो देखिए परिवार जो क्षेत्र है वो अपनी क्या देता है? कारक सेवाएं देता है। क्या देता है? कारक सेवाएं। देखिए परिवार क्षेत्र से हमारी उत्पादक क्षेत्र को क्या जाती है? कारक सेवाएं जाती है। अब कारक सेवाएं क्या होती हैं? भाई देखिए, कारक सेवाएं वह सेवाएं होती हैं जो एक नागरिक या उपभोक्ता हम कहें या फिर परिवार कहें, अपने जीवन यापन के लिए देश में क्या करता है? कुछ ना कुछ करता है। कोई नौकरी करता है, यानी कोई श्रम देता है, कोई अपना पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है शेयर मार्केट में या कहीं पे, या कोई हमारा भूमि देता है अपनी किराए पे, या कोई बिजनेस करता है। तो यानी परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उसकी कारक सेवाएं देता है, जिसके बदले में ये जो उत्पादक क्षेत्र है इन्हें बदले में क्या देता है? इन्हें बदले में देता है दोस्तों बहुत ही सिंपल, और जिसकी आवश्यकता होती है परिवार क्षेत्र को अपने जीवन यापन के लिए क्या चाहिए होती है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं चाहिए होती हैं, जिसका उत्पादन कौन करता है? उत्पादक क्षेत्र। देखिए, अगर जब हमारे परिवार क्षेत्र से कारक सेवाएं जाती हैं और बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराता है, इस सर्कुलर फ्लो को हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या कहते हैं? आय के वास्तविक प्रवाह, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तविक प्रवाह कहते हैं, यानी रियल फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, यानी रियल फ्लो ऑफ। ठीक है। अब दूसरे राउंड में क्या होता है? पहला राउंड तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरे राउंड में होता है कि ये जो उत्पादक क्षेत्र ने परिवार क्षेत्र से भाड़े में या किराए पर जो उसकी श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम लिया था, उसके बदले में ये उसे क्या देता है? कारक आय देता है। क्या देता है दोस्तों? कारक आय देता है। कारक सेवा के बदले में जो भी एक नागरिक या एक उपभोक्ता को प्राप्त होती है या एक परिवार को प्राप्त होती है, उसे हम कारक आय कहते हैं। श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है, जिसे हम वेतन भी कहते हैं। पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है। भूमि के बदले में किराया, लगान या रॉयल्टी, आप कुछ भी कह लीजिए। और दोस्तों, उद्गम के बदले में हमें मिलता है लाभ। ठीक है। एंटरप्रेन्योर के बदले में हमें मिलता है प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। तो ये इन्हें क्या देती है? कारक आय देती है। अब इनके पास जब आय आ जाती है तो इनको जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं चाहिए, जिसके लिए इसने अपनी कारक आय दी थी, और यहाँ पे इसको उसके बदले में क्या मिल गई? कारक आय। इस कारक आय को ये ले जाके बाजार में क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात, ये बाजार में क्या करते हैं? जाके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पे व्यय करते हैं, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करते हैं। और ये जो आय का पहले यहाँ से यानी उत्पादक क्षेत्र से फ्लो होता है और फिर यहाँ से व्यय जाता है, यानी यहाँ से इनकम रिलीज होती है और यहाँ से एक्सपेंडिचर रिलीज होता है, इस फ्लो को हम कहते हैं मौद्रिक फ्लो, यानी मौद्रिक प्रवाह। एक होता है हमारा रियल फ्लो, एक होता है हमारा मनी फ्लो। और रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो इक्वल टू होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
आप इसे कह सकते हैं। तो ये तो इन दोनों के बीच की बात हो गई। देखिए दोस्तों, परिवार भी एक नागरिक है, यानी एक उपभोक्ता है, और ये जो उत्पादक क्षेत्र है ये भी नागरिक है। अब बीच में आ जाती है दोस्तों वित्तीय बैंक। अब ये वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, यानी जिसे हम वित्तीय बाजार कहते हैं। जब इनके पास आय आती है यहाँ से, तो ये सारा का सारा व्यय नहीं कर देते हैं, कंजप्शन नहीं कर देते हैं, कुछ ना कुछ ये सेविंग भी करते हैं। परिवार क्षेत्र उस सेविंग को ये क्या करते हैं, बचत के रूप में वित्तीय बाजार में, यानी बैंकों में या शेयर मार्केट में या विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी खरीद लेते हैं, यानी बचत कर लेते हैं। इस बचत को वो क्या करती है, उत्पादक क्षेत्र को उधार दे देती है, जिससे ये उत्पादन करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये फ्लो समझा रहा हूं ताकि आपको निजीकरण समझ आए बिल्कुल अच्छी तरीके से। बस वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। अब ये इनसे उधार भी लेते हैं, ये भी अपनी बचत देते हैं। अब बात आ जाती है सरकार की दोस्तों। देखिए, सरकार परिवार क्षेत्र से कर लेती है और बदले में आर्थिक सहायता देती है। ऐसे ही ये उत्पादक क्षेत्र के साथ करती है। ये उत्पादक क्षेत्र से कर लेती है और बदले में उन्हें आर्थिक सहायता भी देती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो वित्तीय बाजार है ये भी सरकार को उधार देता है और सरकार अपनी बचत इनके पास रखती है। अब सारा का सारा खेल है निजी क्षेत्र में, निजीकरण में उत्पादक क्षेत्र का। ये जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं दोस्तों, अब इसी चीज को हमने समझना है कि ये जो उत्पादक क्षेत्र है, जिसे हम फर्म सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर भी कह सकते हैं, ये होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं सार्वजनिक उद्गम या उद्योग, और एक होते हैं हमारे निजी उद्गम। जब एक देश की सरकार इस सार्वजनिक उद्गमों को निजी हाथों में बेच देती है, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा है एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइन, जो कि एक सार्वजनिक फर्म थी, यानी एक सार्वजनिक उद्योग था, जिसे निजी हाथों में सौंप दिया गया। आपने अभी रिसेंटली देखा कि जो रेलवे है, यानी इंडियन रेल जो है, उसको भी RITC और भी कई सारी कंपनियों को उसका मालिक बनाया जा रहा है, पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से। 119 ट्रेन, आपने अभी सुना होगा, रिसेंटली हुआ है कि भारत सरकार ये निर्णय ले रही है कि 119 ट्रेन जो है अब निजी हाथों में दे दिया जाएगा। तो बस इसी बात को आपने समझना है। उत्पादक क्षेत्र में देश के निजी कंपनियां भी उत्पादन करती है और देश की सरकार भी उत्पादन करती है। आप इसी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो देश की सरकार है वो भी उत्पादन करती है और निजी नागरिक भी उत्पादन करते हैं। जो हमारे सार्वजनिक उद्योग होते हैं, इन्हीं सार्वजनिक उद्योगों को जब हम निजी उद्योगों में बदलते हैं तो उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। तभी यहाँ पे लिख रखा है कि निजी क्षेत्र के द्वारा, यानी निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गमों को पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से उनका स्वामित्व, यानी उनको मालिकाना हक दे दिया जाता है, या फिर उनका प्रबंध। अब ये प्रबंध क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं। यानी पहले इन सार्वजनिक उद्गमों का जो प्रबंध होता है वो कौन कर रहा होता है, वो सरकार करती है। कौन करती है दोस्तों, सरकार करती है। अगर जब देश की सरकार इन सार्वजनिक उद्यमों को पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से निजी उद्योगपतियों को बेच देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। अब निजीकरण में उसे क्या मिल जाता है भाई, उसे सार्वजनिक उद्यम का क्या प्राप्त हो जाता है, स्वामित्व यानी मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है और उनका प्रबंध भी प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्रबंध क्या होता है। भाई प्रबंध में होता है नियोजन करना। नियोजन में यहां लिखता हूं, नियोजन यानी क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन नहीं करना है। दूसरा संगठन, मशीनें, लेबर्स, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी सब जुटाने का संगठन भी करते हैं। नियुक्तिकरण, नौकरी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, नियुक्तिकरण। फिर निर्देश देने का भी अधिकारी नहीं होगा
और फिर नियंत्रण भी निजी कंपनियों का होगा। ये पांचों चीजें मिलकर नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन पांचों का मिलाकर हम कहते हैं प्रबंध। तो बस यही बात आपको समझनी है मेरे दोस्तों कि निजीकरण का मतलब ही होता है जब एक देश की जो सरकार होती है, जो एक उद्योग लगाती है देश की अर्थव्यवस्था में, जिसे हम सार्वजनिक उद्यम कहते हैं, जब उन सार्वजनिक उद्यमों को देश की सरकार निजी कंपनियों को बेचती है, यानी आम जनता को बेच देती है, उसे ही हम कहते हैं निजीकरण। और निजीकरण का जो प्रबंध होता है, यानी जो पहले सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध कौन कर रहा होता है, सरकार, अब वो कौन करता है, निजी क्षेत्र करता है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे प्रोड्यूस करता है, और जब 119 ट्रेनों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो नेचुरल सी बात है जो निजी कंपनियां होगी वो अपने व्यक्तियों को देगी। जो देश की गरीब जनता है, जो देश की दलित जनता है, जो देश की पिछड़ी जातियां हैं और जो देश के गरीब वर्ग हैं, भले वो किसी भी समुदाय के हों, उनको नौकरियां मिलना कम हो जाएगी। देश में रोजगार नहीं मिल पाएगा। अमीर लोगों को तो मिलेगा बट गरीबों को नहीं मिलेगा। इस वजह से उसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई कि आखिर निजीकरण क्या होता है। बहुत ही सिंपल मैंने आपको समझाया। अब इस निजीकरण के कुछ फायदे भी होते हैं देश की अर्थव्यवस्था में, और कुछ इसके घाटे भी होते हैं, यानी कुछ इसके अगर फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी है, यानी कुछ गुण है तो कुछ अगुण भी है। अगर गुणों की बात करें, अगर हम इसके लाभ की बात करें, तो लाभ इसका क्या है कि भाई इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें स्वहित का फायदा होता है, यानी स्वहित होता है निजीकरण में। अब दोस्तों, स्वहित से क्या फायदा होता है? देखिए, स्वहित होता है तो नेचुरल सी बात है, कार्य कुशलता आती है। जब कार्य कुशलता आती है तो उत्पादकता बढ़ती है। यानी दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जब सार्वजनिक उद्यमों को निजी हाथों में दे दिया जाता है, जब वो निजी लोगों के हाथों, जब निजी लोग उसका प्रबंध कर रहे होते हैं या उसके जब वो मालिक होते हैं, तो उनका उससे क्या होता है, स्वहित जुड़ा होता है। और स्वहित होने की वजह से एक व्यक्ति या एक उत्पादक अपने पूरा 100% देता है, जिससे उसके कार्य में क्या आ जाती है, कार्य कुशलता आ जाती है। कार्य कुशलता का मतलब क्या, वो कम से कम कीमत पे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लेता है। यानी वो संसाधनों का इतना अच्छा उपयोग करता है, संसाधनों को बिल्कुल बर्बाद भी नहीं करता। क्योंकि सार्वजनिक उद्यमों का एक सबसे बड़ा डूबने का कारण था कि जो सार्वजनिक उद्यम को चला रहे थे उनमें कार्य कुशलता नहीं थी, क्योंकि वहां सार्वजनिक हित था, यानी समाज का हित था, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नुकसान नहीं होता था। इसलिए कार्य कुशलता आती है तो नेचुरल सी बात है, उत्पादकता बढ़ती है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी एक उत्पादक कम से कम संसाधनों में भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके और उसे अधिक लाभ पे बेच देता है। तो ये इसका एक लाभ था, जिसकी वजह से दोस्तों आप जानते हैं 1945 से लेकर 1990 तक एक युद्ध चला, शीत युद्ध। वो विचारों का युद्ध था। और अमेरिका का क्या कहना था, अमेरिका का यही कहना था कि स्वहित का होना अनिवार्य होता है। इसीलिए उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्योंकि हर व्यक्ति का खुद का व्यापार होगा तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालेगा, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है, आर्थिक समृद्धि दर बढ़ती है। दूसरी बात, इसका एक लाभ है कि प्रतियोगी होता है, यानी जो भी निजीकरण के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है निजी व्यक्तियों के द्वारा, वो प्रतियोगी वातावरण में, भले अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें या राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो वो हमारी क्या होती है, प्रतियोगी होती है। और प्रतियोगी होने की वजह से क्या आती है, आधुनिकीकरण आता है। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर प्रतियोगी होगी तो आधुनिकीकरण आएगा। आधुनिकीकरण मतलब क्या, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। यानी एक व्यक्ति जब उसका खुद का फायदा होगा तो वो उस काम को सरल बनाने की कोशिश करेगा, लेटेस्ट
टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, अच्छी अच्छी मशीनों का प्रयोग करेगा जो मॉडर्न बनाएगी, जो उस वस्तु की प्रति इकाई लागत को क्या करेगी, कम करेगी दोस्तों। जिसकी वजह से देश में का क्या होगा भाई, विकास भी होगा और उन्नति भी होगी। भाई सिंपल सी बात है, जब आधुनिकीकरण आएगा तो भाई अमेरिका और बाहर की जितनी भी जो कंट्रीज हैं, पश्चिमी कंट्रीज हैं, तो उनका क्या है, वो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, आधुनिकीकरण के कारण करते हैं, तभी वो विकसित देश है। उनके देश का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उन्नत है, यानी विकसित है वो। क्लियर है ये बात। एक इसका ये फायदा भी है, क्योंकि निजीकरण में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गमों में जो वस्तुओं का निर्माण होता था, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी टिक नहीं पाती थी, क्योंकि दोस्तों प्रतियोगिता नहीं थी। पता था सरकारी कंपनी को हमें मिलना है टेंडर, इस बात की टेंशन है, तो आप इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए ये दो फायदे आपको समझ आ गए। तीसरा फायदा है इसका विविधीकरण, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। विविधीकरण मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल। जो सार्वजनिक उद्गम के उद्योग होते हैं वो एक ही प्रकार की या 2-3 प्रकार की ही वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण करते हैं, जबकि सार्वजनिक उद्गम के जो क्षेत्र होते हैं उनका सेल्फ प्रॉफिट जुड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, एक ही मशीन से कई प्रकार की वस्तुओं को बनाने की कोशिश करते हैं, यानी अलग अलग सेक्टर्स में, ऑटो सेक्टर हो गया या फिर फाइनेंस सेक्टर हो गया या फिर मतलब मेटल सेक्टर हो गया, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं अलग अलग किस्म की। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर आप देख लीजिए, कंपनी है, कहते हैं निजी कंपनी मान लीजिए आप उसको, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस सबसे बेस्ट एग्जांपल। रिलायंस देखिए पेट्रोकेमिकल्स में भी है भाई, कहते हैं कम्युनिकेशन में भी है, ठीक है, जनसंचार में भी है, और आपने देखा रिटेल में भी है। तो डाइवर्सिफिकेशन है उसके व्यापार में, जिसके वजह से कंपनी ना डूबती नहीं है। कंपनी डूबती नहीं, कंपनी हमेशा क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। आपने देखा होगा रिलायंस कंपनी इस लॉकडाउन में भी प्रॉफिट कमा गई। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके व्यापार में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, विविधीकरण है। वो क्लियर है, वो हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, देखिए सिंपल सी बात, जो उत्पादक है ना, वो किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं ना, वो उपभोक्ता को दिमाग में रख के करते हैं। और उत्पादक के पास पैसा होता है ना, जिसके पास जितना पैसा है ना उतनी अच्छी वस्तु को खरीद सकता है। जैसे अगर आप अमीर हो तो आप आईफोन चला रहे हो, अगर आप उससे कम अमीर हो तो आप सैमसंग का मोबाइल चला रहे हो, अगर और थोड़ा गरीब हो तो आप स्वामी चला रहे हो, या फिर आप बहुत ही ज्यादा गरीब हो तो फिर बटन वाला आप चला रहे हो। तो यानी उपभोक्ता की प्रभुसत्ता है। उपभोक्ता जैसी वस्तु खरीदना चाहता है, उसके अगर जेब में पैसा है तो उसके लिए हर प्रकार की वस्तु भी उपलब्ध है दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही इम्पैक्ट है दोस्तों, क्योंकि भारत ने 1950 से लेकर 1990 तक जो भारत की भले ही कहने को मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, बट वास्तव में देखा जाए तो वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। सरकार कंट्रोल में थी, सरकार पूर्ण रूप से हावी थी उत्पादन क्रियाओं में। निजी क्षेत्रों पे बहुत तरीके के प्रतिबंध लगा रखे थे। उदारीकरण में पहले तो उन्हें हटाया, और जो सार्वजनिक उद्गम जो घाटे में चल रहे थे उन्हें निजी हाथों में सौंपा गया। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि विकास बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ। पिछले 30 सालों में अगर देखें तो भारत ने लाजवाब विकास किया। अगर आप पिछले 6 साल निकाल दें, 2014 निकाल दें, अगर मोदी के आने से पहले का टाइम देखें तो भारत बहुत ही तगड़ी तरीके से चल रही थी, जिसका बहुत बड़ा कारण था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि इसके क्या फायदे थे। अब इसके कुछ नुकसान भी थे। भाई समाजवाद का पतन हो गया, अब स्वहित का ही देखा जाएगा, यानी जो भी वस्तुओं का, जो भी सेवाओं का निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा, यानी दूसरा जो क्षेत्र है, जो प्रमुख क्षेत्र है हमारा, उसमें समाज हित का कोई भी बात नहीं है, यानी समाजवाद खत्म। क्योंकि मैंने आपको बताया ना
निजी सार्वजनिक, जब सरकार केवल निजी उद्योगों को दे देती है, अभी समाजवाद का ही तो पतन हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, क्योंकि निजीकरण भी एक सीमा तक अच्छा है, बट बहुत ज्यादा निजीकरण कर देंगे, आप सारा कुछ ही बेच देंगे, ये भी निजीकरण नहीं है। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि गवर्नमेंट को सार्वजनिक उद्यम यानी रेलवे तो नहीं बेचनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आप इससे सहमत है तो मुझे कमेंट में बताएं। तो देखिए, समाजवाद का पतन हो गया क्योंकि स्वहित का पतन हो गया, क्योंकि सामाजिक हित खत्म हो गया, क्योंकि अब जो उत्पादन है स्वहित के लिए हो रहा है, ये इसका फायदा है तो ये इसका नुकसान है। स्वहित का अपोजिट होता है समाज हित, और समाज हित था साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है हमारा समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनके पास उनके पास पैसा होता ही नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, उसे ही वस्तु या सेवा मिलेगी जिसके पास पैसा है, यानी जिसकी क्रय शक्ति है। अगर आप में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की क्रय शक्ति नहीं है तो फिर आप कोई वस्तु खरीद ही नहीं सकते। इसमें सरकार आपको मरने के लिए क्या करेगी, छोड़ देगी। तो ये बात आप समझिए कि जो हमारा निजीकरण है, इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा ये है कि उसमें जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट में बताया करें। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।